हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं मनोज सक्सेस विजन पॉइंट कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि रेलवे की काफ़ी वैकेंसियां आपकी अपकमिंग है, जिसको ध्यान में रखते हुए हमने एक रेलवे का सीरीज चलाया हुआ है, जिसकी आज ये सेकंड क्लास हम डिस्कस करने वाले हैं आप लोगों के साथ। इसमें मैं कुछ सवाल लेटेस्ट 2019 के प्रीवियस ईयर पेपर में आए हुए एनटीपीसी के मैथ्स के क्वेश्चन लेकर आया हुआ हूँ। इसमें आप देखेंगे कि एनटीपीसी का जो लेवल होता है प्री का, वो किस टाइप के सवाल पूछे जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पहला सवाल है, A can complete a task in 16 days and B is 4 times faster than A. Find the part of work done by both A and B together in a day. क्या बोल के रखा हुआ है कि भाई कोई व्यक्ति A है, वो एक काम को 16 दिन में कर सकता है। ए जो है वो एक काम को 16 दिन में कर सकता है एंड बी इज 4 टाइम्स फास्टर देन ए। इफिशियंसी देके रखा हुआ है कि भाई ए और जो बी की इफिशियंसी देके रखा है कि बी फास्टर है ए से। ए अगर एक काम कर रहा है तो बी उसका 4 गुना काम कर रहा है, तो बी कितना काम कर रहा है? 4 के रेशो में। फाइंड द पार्ट ऑफ वर्क डन बाय बोथ ए एंड बी टुगेदर इन 1 डे। तो बताइए ये एक दिन में कितना काम करेंगे। देखिए, जब भी इफिशियंसी का रेशो आपको गिवन हो तो आपको पता है जो टाइम का रेशो होता है वो इफिशियंसी का रेसिप्रोकल होता है। तो यहाँ पे जो टाइम का रेशो हो जाएगा वो 4:1 हो जाएगा। टोटल वर्क कैसे निकालेंगे? ए 16 डे में काम कर रहा है, ए एक दिन में कितनी है इफिशियंसी ए की? एक। या आप टाइम के साथ कंपैरिजन करें तो सिंपल सी बात है कि ए एक काम को 16 कितना गुना है? तो आप बोलेंगे 4 गुना है। वैसे ही एक का 4 गुना अगर करूं तो भाई बी इस काम को कितने दिन में कर देगा? 4 दिन में कर देगा। बट पूछा क्या है? बी टुगेदर, ए एंड बी टुगेदर इन 1 डे। एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? ए और बी मिलकर एक दिन में 5 काम कर रहे हैं। कितना काम कर रहे हैं? 5 काम कर रहे हैं। और टोटल काम कितना है? 16 इंटू 1 16 काम है। मतलब एक दिन में किया गया कार्य दोनों के द्वारा कितना है? 5/16 है। ऑप्शन नंबर 3 इज अ राइट आंसर। ठीक है, आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। दूसरा सवाल देखिए, A can complete a work in 12 days and B can complete the same work in 24 days. Find the time taken by both A and B together to complete the work. ठीक है भाई, क्या बोल रहा है? A किसी काम को 12 दिन में करता है। A क्या कर रहा है? किसी काम को 12 दिन में करता है और B उसी काम को 24 दिन में करता है। दोनों का एलसीएम ले लें तो 24, 12 दूनी 24 और 24 एकम 24, दैट इज एफिशिएंसी। एफिशिएंसी जो होती है हमेशा 1 डे वर्क होता है, याद रखना है। एफिशिएंसी क्या होता है? 1 डे वर्क, एक दिन में किया गया कार्य। फाइंड द टाइम टेकन बाय बोथ। ए और बी साथ में काम करें तो काम कितना होगा? मैंने बोला ए 2 काम करता है, बी 1 काम करता है, दोनों मिलकर 3 काम करते हैं। इस 24 काम को कितने दिनों में करेंगे? तो आप बोलेंगे इस 24 काम को कितने दिनों में करेंगे? 8 दिन में करेंगे। तो यहां से जो आपका आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? 8 दिन। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है, फाइंड द अमाउंट आफ्टर 3 years इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 15% पर एनम एंड प्रिंसिपल इज 2400। ठीक है भाई, 3 साल की कहानी है, बोल के रखा हुआ है कि 15% पर एनम है, तो 3 साल में हमें पता है कि भाई 45% रेट बनेगा। आप अगर सिंपल इंटरेस्ट की बात करें तो सिंपल इंटरेस्ट में पर ईयर जो इंटरेस्ट होता है वो कैसा होता है? इक्वल होता है। सिंपल इंटरेस्ट में पर ईयर इंटरेस्ट क्या होता है? इक्वल होता है। तो हम ये बोल सकते हैं कि भाई पर ईयर इंटरेस्ट इक्वल, एक साल में 15%, तो 3 साल में कितना? तो आप बोलेंगे 3 साल में कितना? 45%। मैंने बोला प्रिंसिपल 2400 है, 2400 का 45% निकालकर जोड़ दें तो भी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना? तो मैंने बोला 2400 का हमें एक्चुअल में निकालना है 100% प्रिंसिपल और एक्स्ट्रा क्या? 45%। और आपको पूछा है क्या? अमाउंट पूछा है। देखो अमाउंट क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो हमें निकालना है 145, परसेंटेज हटाएंगे 100, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो
कैंसिल आउट। 24 पंचे 120 कैरी 12, 24 चौ 96, 97 98 108, 108 कैरी 10, 24 से कम 24 और 10 34। ठीक है ना, तो आपके पास जो आंसर आ गया वो कितना आ गया 34,800। कितना आ गया 34,800। ऑप्शन नंबर 4 इज अ राइट आंसर। ठीक है, और कोई दिक्कत अभी तक तो मे भी नहीं हुई होगी, सारे सवाल आसानी आते हैं आप एनटीपीसी में देखें तो। बोट एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन है, अ बोट कवर 20 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड 28 किलोमीटर अप स्ट्रीम। द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 7 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 3 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द टाइम टेकन टू कंप्लीट द होल जर्नी। ठीक है, अब आपको यहां यह पता होना चाहिए कि भाई जो डाउन स्ट्रीम में जो स्पीड होती है ना वो क्या होती है, तो भाई डाउन स्ट्रीम में जो स्पीड होती है बोथ स्पीड ऑफ बोट एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम ऐड होती है। तो यहाँ पे 7 और 3 को अगर ऐड करोगे तो यहाँ पे जो v हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है ना, और अगर हम बात करें किसमें अप स्ट्रीम मतलब अपोजिट, तो व्यू अप स्ट्रीम में जो हो जाएगी डिफरेंस होता है अप स्ट्रीम में जो भी आपकी नाव की चाल है उसमें स्ट्रीम की चाल धारा की चाल घटा दोगे तो आपका अप स्ट्रीम में ट्रेवलिंग स्पीड आ जाएगी। तो u की जो वैल्यू है वो यहाँ पे कितनी हो जाएगी 7 - 3 करेंगे तो 4 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। ठीक है ना, अब क्या बोला है, अब बोट कवर 20 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, 20 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में चाल 10 प्लस 28 किलोमीटर अप स्ट्रीम में 4, 10 से काटेंगे भाई 2 घंटे यहाँ आ गया, 4 से काटेंगे 7 घंटे यहाँ आ गया। अगर दोनों को मैं 8 करूंगा तो कितने आवर्स लेंगे 9 आवर्स। तो आंसर जो है वो फर्स्ट इज अ राइट आंसर, 9 आवर्स अ करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द रेशियो ऑफ वाटर एंड मिल्क in a mixture of 65 liter is 5:8. What quantity of water must be added so that the ratio of water and milk becomes 3:4? देखिए भाई आप देखेंगे कि आपके पास रेशो जो गिवन है वो वाटर एंड मिल्क का है। हमने बोला पहले इनिशियल में जो रेशो था वो कितना था 5:8 था और बाद में जो रेशो हुआ ना वो 3:4 हुआ। बस आपको एक चीज ध्यान देना है इसमें, आप ऐड क्या कर रहे हैं, आपने यहाँ सवाल में बोल के रखा है वाटर मस्ट बी एडेड। क्या ऐड कर रहे हो वाटर, आपने मिल्क ऐड किया क्या नहीं, तो भाई मिल्क की क्वांटिटी को सेम बना लो। मिल्क की क्वांटिटी कैसे सेम बनेगी, यहाँ 8 है यहाँ भी 8 बनाने के लिए मुझे दोनों को 2 से मल्टीपल करना पड़ेगा। तो जो नया रेशो आ जाएगा वो आ जाएगा 6 और नया रेशो आ जाएगा 8। अब देखिए यहाँ भी मिल्क 8 यहाँ पे भी मिल्क 8, कितना आपने यहाँ पे एड ऑन किया, तो आप बोलेंगे भाई आपने एक ही एड ऑन किया है। आपने क्या किया है एक ही टोटल क्वांटिटी देके रखी है, 8 5 13 है, 13 की वैल्यू सवाल में कितना है 65, तो एक की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 और हमें यहाँ एक की ही वैल्यू निकालना था। तो कितना लीटर आपने पानी मिलाया, तो आपने 5 लीटर पानी एड ऑन किया है इस सवाल में। तो आंसर ऑप्शन नंबर 3 इज अ राइट आंसर। ठीक है, आप देखिए सवालों का लेवल आप देखें बहुत आसानी सवाल आते हैं, बहुत ज्यादा टफ सवाल नहीं आते, बट डिपेंड ये करता है कि कॉन्सेप्ट्स कितने मजबूत हैं। तो कॉन्सेप्ट डेवलप करना मस्ट है, आपको कॉन्सेप्ट डेवलप करना पड़ेगा। What will come in the place of the question mark in the following question? 30%। बताओ ये सवाल है परसेंटेज का, बिल्कुल सिंप्लीफिकेशन आप मान के चलिए, सिंप्लीफिकेशन के बेस पे सवाल आया हुआ है आपका। ठीक है ना, 30% देखिए थोड़ा डायरेक्ट करेंगे इसको, इस परसेंटेज से ये 30 मैंने कट कर दिया और 3 3 9, इसका जो आएगा 90 डिवाइड बाय 25 प्लस परसेंटेज से 2 0 कट गया, 2 2 4 और 4 5 20। आप इसको सॉल्व करेंगे तो 25 तिया 75 बचा 15, 25 छक्के 150 प्लस 20, तो जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 23.6। आंसर क्या है ऑप्शन नंबर 3 23.6 इज अ राइट आंसर। ठीक है, ये थोड़ा सा ये ऐसा नहीं कि आप 30% को नीचे 100 लिख रहे हैं फिर 0 से 0 काट रहे हैं। आपको ध्यान होना चाहिए कि जब भी परसेंटेज सिंप्लीफाई होता है ना तो वो हमेशा 100 बनाता है अपॉन में। अगर उसके साथ 2 0 दिख रहा है तो डायरेक्ट प्रिंसिपल के साथ आप 2 0 को कैंसिल आउट कर सकते हैं अगर मल्टीपल में गिवन है तो। नेक्स्ट, a sum of rate 15,000 is invested at 10% compound interest for 2 years. Find the amount after 2 years.
पता होगा आपको कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए डायरेक्ट फॉर्मेट होता है, जो भी परसेंट उसको टारगेट करना है। 10% है, 10% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो होती है 1/10। हमें पता है कि कोई राशि 10 से कितनी हो रही है 11, एक साल में, तो 2 साल में कितना, तो भाई CI में 2 साल अगर ईयर दिया हुआ है तो ईयर को एज अ पावर के फॉर्म में लिखते हैं। 10 का स्क्वायर करेंगे आएगा 100, 11 का स्क्वायर करेंगे आएगा 121, 121। अब यहाँ पे दिया हुआ है अमाउंट, 100 की वैल्यू कितनी है 15,000। 15,000 कैसे हुआ होगा, तो आपको पता है ये 150 टाइम्स है, तो भाई इसको भी आपको क्या करना पड़ेगा 150 टाइम्स करना पड़ेगा। सिंपल सी बात हमें दिख रहा है, 5 का 1 में मल्टीपल करेंगे, लास्ट डिजिट 5 आना चाहिए, जो कि एक ही ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। गुणा करके भी देख सकते हैं, 15 एकम 15 कैरी 1, 15 दूनी 30 और 1 31 कैरी 3, 15 एकम 15 और 3 18, तो आंसर जो आ गया कितना आ गया 18,150 इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, अ ट्रेडर सेल्स एन आर्टिकल एट rate 3200 with 20% loss. What will be the selling price of article is trader gains 25%? देखिए, इसको डायरेक्ट करते आना चाहिए हमें, ये नहीं कि वापस से सेलिंग प्राइस निकाल रहे हैं, कॉस्ट प्राइस निकाल रहे हैं, फिर कंपैरिजन कर रहे हैं, नहीं भाई। हमें पता है कि कोई ट्रेडर्स है वो 3200 में किसी चीज को बेच रहा है तो लॉस हो रहा है 20%, मतलब कितने की वैल्यू है ये 80% की वैल्यू क्या है 3200 है। प्रॉफिट चाहिए 25%, हमेशा कॉस्ट प्राइस को 100% लेते हैं, 100% में हमें 25% का प्रॉफिट चाहिए, तो कितना चाहिए 125%, तो 125% की वैल्यू निकाल लेंगे, क्या हो जाएगा 3200 इंटू 125 डिवाइड बाय 80, 10 से 10, 8 से 40 टाइम्स, 12 चौ 48 और 5 चौ 20, 50, 5000 आपका क्या हो गया आंसर आ गया। ठीक है ना, कितना आंसर आ गया 5000 आपका इसमें करेक्ट आंसर है, तो 5000 आपका इसका सही आंसर हुआ। नेक्स्ट, a mixture is sold at discount of 25% and profit given is 20%, find the ratio of CP और MRP। बताओ, ये सवाल आप देखिए आप, और ये आप प्रीवियस ईयर उठा के देख लीजिएगा, 2019 के NTPC जो हुए कब है, हुए हैं आई थिंक 2021 में, तब का पेपर है ये रेलवे का। आसान पेपर आता है, बट थोड़े से कॉन्सेप्ट थोड़े फास्ट होने चाहिए, क्योंकि माइनस मार्किंग 1/3 है, तो आपको मिस्टेक्स नहीं के बराबर करने पड़ेंगे भाई, ठीक है ना, अगर एग्जाम क्वालिफाई करना है तो। उसने बोला है मिक्सर सोल्ड एट डिस्काउंट ऑफ 25%, 25% ऐसे लिखो, 25% का डिस्काउंट, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, तो आप बोलेंगे 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/4, मतलब 4 अगर MRP है तो उसमें आपने 1 का डिस्काउंट दे दिया, तो आपने कितने में सेल किया, तो आप बोलेंगे कि आपने 3 में सेल किया, बट उस कंडीशन में आपको प्रॉफिट हुआ है, कितना प्रॉफिट हुआ 20%, तो आपको पता होगा 20% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो 1/5, और प्रॉफिट हमेशा CP पर कैलकुलेट होता है, तो हमने बोला भाई CP जो है इस कंडीशन में 5 है, तो उस पर 1 का प्रॉफिट हुआ, तो ये कितना है 6। अब मैंने बोला अलग अलग नहीं होना चाहिए, सेम बनाओ, सेम बनाने के लिए इसको 2 तो इसको भी 2, तो यहाँ पे MRP कितना हो गया 8 और SP कितना हो गया 6 और CP कितना हो गया 5। किसका किसका पूछा है, CP और MRP, CP है 5 और MRP है 8, तो 5:8 देखिए आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ 2 ट्रेन्स इज 5:6 एंड द रेशियो ऑफ देयर स्पीड्स इज 2:3, फाइंड द रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाय देम टू क्रॉस अ पोल। बहुत बढ़िया, क्या बोल के रखा हुआ है, एक रेशियो लेंथ का जो है ना, 2 ट्रेन है, द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ 2 ट्रेन्स, 2 ट्रेन्स का लेंथ गिवन है भाई, 2 ट्रेन्स मान लो ऐसे लिख देता हूं T1 और T2, इसका जो लेंथ है इसका अनुपात कितना है 5:6, 5:6, एंड द रेशियो ऑफ देयर स्पीड्स, इनके स्पीड्स का भी रेशियो गिवन है, इसकी स्पीड्स 2 है और इसकी स्पीड्स 3 है, फाइंड द रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाय देम टू क्रॉस अ पोल। एक पोल को देखो, आपको पता है जब भी कोई ट्रेन किसी पोल को क्रॉस करती है वो तो अपनी खुद की लेंथ क्रॉस करती है, तो अगर मैं पहली वाली की बात करूं तो भाई पहली वाली लेंथ 5 कितने की स्पीड से, अपनी खुद की स्पीड से, क्योंकि पोल की तो कोई स्पीड होगी नहीं, वो तो कांस्टेंट है, तो 5/2 और 6/3 रेशो बनाएंगे, 3 2 6, काट देंगे तो हो जाएगा 5:4,
ये भाई ये है स्पीड, ये है लेंथ और ये है स्पीड। तो लेंथ अपॉन स्पीड जो होता है इसको डिस्टेंस अपॉन स्पीड भी बोल सकते हैं। इसको जब सॉल्व करने पे जो रेशो आता है वो किसका आता है, टाइम का। तो यहाँ पे रेशो टाइम का 5:4 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 12। ठीक है, नेक्स्ट। Two trains of length 125 meter each are coming from opposite direction. If the speed of two trains are 18 meter per second and 22 meter per second, then find the time in which two trains will cross each other. दो ट्रेन है, दोनों ट्रेनों की लेंथ आपको देके रखी हुई है। देखो ईच बोल दिया है ना, देखो आप यहाँ भेजते नहीं कि एक ट्रेन की लेंथ दिया है दूसरे की नहीं दिया, ऐसा नहीं है। अगर यहाँ पे बोल के रखा हुआ है ईच, प्रत्येक ट्रेन की लेंथ दे दिया यहाँ पे, प्रत्येक ट्रेन की कितनी है 125। तो मैंने बोला दोनों ट्रेन की मिलाएंगे तो कितनी 125, इसकी भी 125 इसकी। अगर दोनों ट्रेन आपस में एक दूसरे को क्रॉस करती हैं तो उनकी जो लेंथ होती है उनका एडिशन होता है। 125 125 कितना 250 मीटर क्रॉस करेंगे। स्पीड अगर सेम डायरेक्शन में है तो माइनस होती है, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो स्पीड क्या होती है, प्लस होती है। आप देख लीजिए द स्पीड ऑफ ट्रेन, अब इसने बोला है देखो ये डायरेक्शन, डायरेक्शन कैसी अपोजिट, अपोजिट डायरेक्शन पे स्पीड, स्पीड क्या हो जाएगी 8, 8 और 2 10, 2 3 और 1 4। तो ये जो है वो मीटर है और ये भी मीटर पर सेकंड है, और ऑप्शन सब सेकंड में है, तो कोई भी चेंज नहीं करना है, डायरेक्ट इसको काट के हमें आंसर बता देना है। ठीक है ना, 1 0 से 1 0। अगर इसको काटूंगा देखो ऑप्शन में 25/4 ही देके रखा हुआ है, पॉइंट में नहीं है, तो आपको 25/4 ही आंसर देना है। एक लाइन का सवाल था ये, कुछ इसमें था नहीं। What will come in the place of the question mark in the following question? तो ऐसे सवाल आ रहे हैं कितने आसान आसान से, वापस यही कर दो। परसेंटेज कैंसिल आउट किए, ये 2 0 चला गया। ऑफ पहले सॉल्व होता है तो 25 4 20 200, हाँ नहीं 25 4 100 डिवाइड बाय 8, पहले डिवाइड सॉल्व होगा फिर इंटू सॉल्व होगा। 25 - 17 इसको आप एक साथ सॉल्व कर सकते हो, तो कितना आ जाएगा 17 में कितने जोड़ने पर 25, 8 जोड़ने पर। काट दो 4, ऐसे मत काटो इसको, है ना, पहले 8 से डिवाइड करते हैं। तो ये हो गया 100/8 × 4, 4 से 2 और 2 से 50, 50 में 8 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 58। तो 58 इज अ राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, find the medians of the given set value, set 37 17 53 7 13 57 23 and 19। मीडियन क्या होता है, मीडियन होता है बीच के आने वाली संख्या जिसको माध्यिका बोलते हैं। सबसे पहले इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दीजिए आप, ठीक है ना। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो भाई क्या होगा, सबसे पहला जो टर्म होगा वो होगा 7, 7 से बड़ा टर्म क्या है 13, फिर 17, फिर 19 भी है 19, फिर 23, फिर 37, फिर 53 और फिर 57। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखो 8 है तो भाई 4 टर्म इधर और 4 टर्म इधर, तो भाई मिडिल टर्म जो है वो क्या है 19 23, और ये 19 23 जब मिडिल टर्म होते हैं तो इनका क्या निकालना है, एवरेज निकालना है। तो आ जाएगा 19 + 23 / 2। सॉल्व करेंगे 9 और 3 12, कैरी 1 2 3 4 42, 42 को 2 से भाग लगाएंगे आएगा 21। तो इसकी जो मीडियंस हो गई वो कितनी हो गई 21 इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट वन, the area of base of cylinder is 25 pi centimeter square if the height of cylinder is 9 centimeter, then find the total surface area of cylinder। ट्राई करो जरा इसको, पानी पी लें हम, क्या आ रहा है आंसर। आया होगा कुछ लोगों का आंसर, देखते हैं क्या बोल रहे हैं। द एरिया ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर क्या होता है, सिलेंडर होता है ये, देखो आपको एग्जाम में डायग्राम नहीं बनाना है, ठीक है ना, आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए। एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, तो आप बोलेंगे πr²h। इसकी वैल्यू सवाल में देके रखा हुआ है 25 पाई, ठीक है ना। अच्छा बेस है, ये पूरा वॉल्यूम है, एरिया बेस ये केवल बेस, और ये जो सिलेंडर का जो बेस होता है वो सर्कल होता है,
सिलेंडर का बेस क्या होता है? सर्कल। और सर्कल का एरिया क्या होता है? तो आपको पता है सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है। पाई आर स्क्वायर की वैल्यू क्या देके रखा हुआ है? 25 पाई। पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5। आर की वैल्यू 5। इफ द हाइट ऑफ सिलेंडर इज 9 सेंटीमीटर, हाइट भी गिवन है भाई हमें, हाइट कितना है? 9 सेंटीमीटर है। देन फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? देखो यहां आपको पूरा कॉन्सेप्ट है कि आपको याद होना चाहिए उनके सारे फॉर्मूले। अगर फॉर्मूले याद है मेंसुरेशन के तो आंसर निकाल लोगे, नहीं तो फंस जाओगे। टोटल सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर, आर प्लस एच। लगा दो 2 इंटू 22/7 इंटू आर कितना है? 5, और 9 और 5 को जोड़ोगे तो 14। काट दो, 7 से कितने बार? 2 बार। 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 इंटू 22, 22 दूनी 44, 444 सेंटीमीटर। दैट इज ऑप्शन 1 इज अ राइट आंसर। आसानी सवाल आते हैं, देखिए अभी तक कोई भी ऐसा सवाल हर्डल नहीं आया जो एक पढ़ने वाला बच्चा ना कर पाए। ठीक है ना, बेसिक से सवाल है, अगर आपकी तैयारी बेसिक लेवल की भी है मैथ्स की तो आप इन सवालों को आराम से हैंडल कर लेंगे। ठीक है ना। The ratio of heights of two cones is 3:4 and the ratio of radius of two cones is 5:6. Find the ratio of volume of two cones. देखिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए वॉल्यूम ऑफ कोन्स। भाई वॉल्यूम जो होता है किसका? कोन्स का। तो कोन का वॉल्यूम क्या होता है? तो आपको पता है कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब अगर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच दो है वॉल्यूम, है ना, दो है कोन, तो मैं बोलूंगा 1/3, ये भी फॉर्मूला तो यही होगा ना। हाँ, बट आर की वैल्यू चेंज होगी, एच की वैल्यू चेंज होगी। क्या ये 1/3 पाई कोई इफेक्ट डालेगा इस पे? अगर मैं बात करूं इसकी, ये 1/3 पाई ये कोई इफेक्ट डालेगा क्या? नहीं, रेशो में कोई इफेक्ट नहीं होगा, इसका कैंसिल आउट हो जाएगा। केवल आपको इसका अनुपात पूछ के रखा हुआ है। आर गिवन है आपको, ठीक है ना, आर आपको गिवन है कितना? रेडियस ऑफ टू कोन्स इज 5, 5 का स्क्वायर 25, एक्स मान के चलो, 6 का स्क्वायर 36, एक्स मान के चलो, हाइट दिया हुआ है 3 इंटू 3, एक्स मान के चलो, इंटू 4 एक्स। भाई इफेक्ट नहीं, एक्स क्यूब यहां भी बनेगा, एक्स क्यूब यहां भी बनेगा, तो जो चीज कैंसिल आउट हो रही है काट दो, जो बच गया वो इसका आंसर आ जाएगा। एक्स क्यूब ये कैंसिल आउट हो गया, और कट रहा है कुछ? 3 से ये कटेगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ये आ गया 25 रेसो 12 चौ 48। तो आएगा क्या? 25 रेसो 48। अच्छा, कहां गलती हो रही है? हाइट दिया है 3 4, ठीक है, और कोन्स की क्या दिया हुआ है? रेडियस 5 6, तो 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36। देखो आंसर तो ये 25 और ये 48 ही आएगा। आई थिंक इसका कुछ मल्टीपल करके तो नहीं दिया। देखो मल्टीपल ऑप्शन देखो, आपको ऑप्शन में घुमा दिया यहाँ पे, आपको 25 और 48 ना देके क्या दे दिया? 25 दिया, 75 और 8 3 24 के 4, 4 दिया 12 और 13 14 144। पूछा अगर रेशो है तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ऑप्शन देना चाहिए था। रेशो हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा जाता है, लेकिन उसको थोड़ा सा सवाल को कॉम्प्लिकेटेड बनाना था। तो देखिए उन्होंने आंसर जो दिया वो कितना दिया? 75:144। दैट इज ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन के साथ भी उन्होंने आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करने की कोशिश किया। ठीक है ना। नेक्स्ट वन, the ratio of length and breadth of a rectangle is 5:4. The perimeter of rectangle is 54 centimeter. Find the area of rectangle. क्या बोल रहा है? लेंथ एंड ब्रेड्थ रेक्टेंगल का रेशियो गिवन है आपको, ठीक है भाई। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, भाई पेरीमीटर क्या होता है? तो आपको पता है पेरीमीटर का फॉर्मूला था ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी इज इक्वल टू पेरीमीटर, और ये गिवन है आपको 54। आप यहां पे लिख सकते हैं एल और बी के जगह पे 5 एंड 4, तो ट्वाइस ऑफ 5x प्लस 4x। जब रेशो में दिया है तो उसके साथ एक कांस्टेंट वैल्यू लेके चलना। 5 4 9, 9x दूनी 18x, 18x इज इक्वल टू 54। तो यहां से x की जो वैल्यू आ गई वो कितना आ गया? 3। x की वैल्यू क्या हो गई? 3। मतलब ये कंफर्म हो गया कि इसकी जो लेंथ है वो 15 है, क्योंकि x की वैल्यू 3 है, और जो ब्रेड्थ है वो क्या है? 12 है। अब क्या बोला है? एरिया, एरिया एल इंटू बी, 12 इंटू 15 180 इज राइट आंसर। ठीक है ना। 15 दूनी 30, 15 एकम 15 और 3 18।
नेक्स्ट वन, फाइंड द मीन ऑफ द गिवन सेट वैल्यू। वापस वही, अभी एक मीन का सवाल हम किए हैं, ठीक है ना। सबसे पहले इसको, अच्छा यहां मीन पूछा है भाई, मीन मतलब एवरेज, वहां मीडियन पूछा तो मीडियन में मिडिल का नंबर बताना होता है, मीन में जरूरी नहीं है वो मिडिल का नंबर हो। मीन जो होता है वो एक्चुअल में एवरेज होता है, लेकिन मीन मोड मीडियन में इसको सॉल्व करते हैं तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अलग होता है। मैं यहां में से कोई भी एक संख्या उठा लू, मैंने बोला मैंने 25 ही ले लिया मिडिल नंबर, क्या ले लिया 25, मैंने माना मान लो मीन जो होता वो क्या होता 25 होता, 25 से 27 कितना ज्यादा, तो आप बोलोगे 2 ज्यादा। 25 से 26 कितना ज्यादा, आप बोलोगे 1 ज्यादा। 25 से 17 कितना कम, आप बोलोगे 8 कम। 25 से 43 कितना ज्यादा, तो भाई 15 और 3 18 ज्यादा। 25 से 19 कितना कम, तो आप बोलोगे 6 कम। देखो कम को माइनस, ज्यादा है तो प्लस। 37 कितना ज्यादा है भाई 25 से, तो आप बोलोगे 12 ज्यादा। और 10 कितना कम है, तो आप बोलोगे 15 कम। इन सबका इक्विवेलेंट एडिशन और सब्ट्रैक्शन करके इक्वेलेशन निकाल लो। मतलब इक्विवेलेंट वैल्यू क्या होगी, एडिशन में आएगी या सब्ट्रैक्शन में आएगी। जोड़ो जरा, जो कट रहा है घट रहा है उसको यहीं काट देते हैं, या जोड़ प्लस प्लस को जोड़ दो। 18 और 12 कितना हो गया 30, 30 और 2 32, 32 और 1 33। पॉजिटिव में वैल्यू 33 है, निगेटिव में कितनी है 8 6 14, 14 और 15 29, और कोई निगेटिव नहीं है, -29। घटाने पे कितना आया 4, इस 4 को भाग लगा दो टोटल नंबर से, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इससे भाग लगाओगे कितना आएगा 0.5। किस में आया है प्लस में, प्लस में मतलब जो भी आपने माना है, मैंने ये माना था 25, तो 25 में 0.5 को ऐड कर दो। 25 में आप 0.5 ऐड करोगे क्या आएगा 25.25, इट इज अ राइट आंसर। ठीक है, देखो मीन का एक सवाल उठा लिया अपन ने, मीडियन का एक उठा लिया, दोनों कॉन्सेप्ट आपको समझ में आने चाहिए भाई। मीन मीडियन मोड के भी सवाल आते हैं कुछ। नेक्स्ट एलजेब्रा, x plus y is equal to 25 and xy is equal to 35, then 1 by x plus 1 by y क्या होता है, 1 by x और 1 by y पूछा है। x y एलसीएम ले लो, इधर हो जाएगा x plus y, क्योंकि y इधर जाएगा x इधर जाएगा, दोनों का एडिशन। x plus y गिवन है 25, xy भी गिवन है 35, काट दोगे 5 7 पचम 25 और 5 7 35, 5/7 आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर 3 इज अ राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट sin a is equal to 1 by x, then cos a is equal to what। ट्रिग्नोमेट्री का सवाल है। sin a क्या दिया हुआ है 1 by x, sin थीटा बराबर जो होता है वो आपको पता होना चाहिए, वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। इसका मतलब यदि कोई ये ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का परपेंडिकुलर अपने को 1 दिया हुआ है और इसका हाइपोटेन्यूज x दिया हुआ है, तो हमें निकालना क्या है बेस। बेस क्या होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा x स्क्वायर माइनस 1। अब आपका जो cos a है, cos a बराबर क्या होता है भाई, तो आपको पता है cos a बराबर होता है क्या बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस क्या है अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 और हाइपोटेन्यूज क्या है यहाँ पे x, तो आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा cos a बराबर अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स। अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 यहाँ पे है, ये थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है, वो इधर उधर है ना, दो बार रिपीट हो गया है, इस पे ऑप्शन सुधार लेना। ठीक है, ये तो सब गलत है, ऑप्शन सुधार लेंगे ना, ऑप्शन आएगा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स, और यही आपका सही आंसर है। ऑप्शन प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है थोड़ा। ठीक है, तो ये आपका एग्जैक्ट आंसर था इसका। ठीक है, नेक्स्ट वन, tan अल्फा इज इक्वल टू a बाय बी, यहाँ पे भी ऑप्शन मिस्टेक है थोड़ा। ठीक है, आंसर निकाल लेंगे अपन। tan अल्फा बराबर a बाय बी, tan अल्फा इज इक्वल टू a बाय बी, देन द वैल्यू ऑफ sin अल्फा प्लस cos अल्फा। देखो tan थीटा क्या होता है, तो आपको पता है tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर है a, अगर ऐसे ही इसमें भी ट्रायंगल बना लो, परपेंडिकुलर क्या है a, बेस क्या है b, तो भाई ये क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस
बी इसका स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी। अब साइन थीटा अभी हमें पता है साइन अल्फा क्या होता है, तो साइन अल्फा और कॉस अल्फा दोनों का सम चाहिए हमें। साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस ए अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे एलसीएम सेम हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो ऊपर आएगा वो आएगा ए प्लस बी। तो जो आंसर आएगा वो आएगा ए प्लस बी अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देख लो कहाँ पे ऑप्शन, तो खैर ये सारे गलत दिए हैं, कुछ इस टाइप का होगा, है ना। यहीं बी स्क्वायर दिख रहा है, यहाँ माइनस का भी दिख रहा है, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, लेकिन ऑप्शन सुधार लेना। ऑप्शन जो होगा आंसर इसका a प्लस बी डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज अ राइट आंसर। ठीक है, नोट कर लो। नेक्स्ट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट। बहुत आसान सवाल। लार्जेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट क्या हो जाएगा, 9999999 हो गया 6। ठीक है, स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट 1, ये स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 6 माइनस पूछा है, बताओ 8 लगा के 5। कोई सवाल है? ये नहीं, 5 से 9 चाहिए भाई। यहाँ देखो ऑप्शन में खेला है इन्होंने, ये गलत हो गया, ये सही, ये आंसर। सेकंड आंसर इज द राइट आंसर। A man was traveling half of the total distance at a speed of 30 km per hour and the rest distance at the speed of 50 km per hour. What was the average speed of the man on his whole journey? देखो half of the, एक मिनट, हाफ ऑफ द टोटल डिस्टेंस, इसका मतलब ये कंफर्म हो गया कि जो दोनों स्पीड है ना वो इक्वली डिस्टेंस को ट्रेवल कर रही है। अगर इक्वली डिस्टेंस को ट्रेवल कर रही है तो हमारे पास फॉर्मूला होता है 2xy अपॉन x प्लस वाई। ठीक है, 2 इंटू पहली स्पीड 50 है ना, और दूसरी क्या है, अच्छा पहली 30 है, दूसरी 50 है, 30 इंटू 50 डिवाइड बाय 80। सॉल्व कर लेंगे, 2 से 40, 1 0 से 1 0, 5 तिया 15, 150 बटे 4 काटेंगे तो हो जाएगा 4 तिया 12, 4 चौ 16, 4 तिया 12 बचा 3, 4 7 28, 37.5 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट वन। Ratio of two numbers is 5:6 and their HCF is 6. LCM of these two numbers is। जब भी ऐसे सवाल हो जिसपे 2 नंबर्स का क्या दिया हुआ होगा, रेशो, तो कुछ नहीं करना है भाई, आपको सीधा एलसीएम अगर निकालना है तो 5 इंटू 6 इंटू जो भी आपका एचसीएफ है, 6 6 36, 36 पंचे कितना होता है 180, है ना, 5 6 30, 5 तिया 15, यही आपका आंसर। क्या करना है, जब भी रेशो गिवन है तो ए रेशो बी रेशो ए इंटू बी इंटू एचसीएफ बराबर एलसीएम। क्यों होता है ये पता है, क्यों होता है ये इसके पीछे जब हम कॉन्सेप्ट्स पढ़ते हैं एलसीएफ एचसीएफ का, 2 नंबर्स, नंबर्स बेस एलसीएफ एचसीएफ, वहां पे इसका प्रॉपर डिस्कशन करते हैं। नेक्स्ट वन, एचसीएफ ऑफ, लो भाई इन सबका एचसीएफ निकालना है आपको, कैसे निकालोगे, पहले तो एचसीएफ होता क्या है, तो आपको ये पता होना चाहिए। जो एचसीएफ होता है, जो सारे नंबर को, ऐसा बड़ा से बड़ा नंबर जो सारे नंबर को क्या कर जाए, कैंसिल आउट कर जाए, वो उसका एचसीएफ होता है। अब सुनो, पहली बात तो यहां संख्या 325, सबसे छोटी संख्या ढूंढो। सबसे पहले यहां पे सबसे छोटी संख्या जो मिली मुझे वो मिली है 125, मतलब इससे बड़ा क्या नहीं हो सकता, एचसीएफ नहीं हो सकता। 125 से बड़ा 350, 150 1100, दैट इज आंसर, बात गई खत्म, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है।
जब भी आपको ऐसे बड़े बड़े संख्याएं दिख जाएंगी, वहां सबसे छोटे नंबर को पहले टारगेट करो। सबसे छोटा नंबर जो है वो क्या है? 125। HCF कभी भी छोटे से छोटा नंबर है उससे बड़ा नहीं हो सकता, हमेशा या तो वो छोटा नंबर होगा या उससे कम होगा। अब मैंने बोला 1150 बड़ा है, 350 बड़ा है, 150 बड़ा है, तो आंसर 50 है, चेक कर लो। अच्छा सुनो भाई, अगर यहाँ ऑप्शन इन्होंने पूरा गलत ही बनाया है। क्यों गलत बनाया है पता है? अगर 150 भी लूं मैं तो 150 इस 615 को नहीं काट सकता भाई, ठीक है ना? तो ये ऑप्शन सारे गलत हैं, ऑप्शन जो है वो सारे गलत हैं। इसका जो आंसर आना चाहिए वो इससे भी कम आना चाहिए, ठीक है ना? आई थिंक 25 ऑप्शन देना था इनको, 25 क्या इसको काटता? 25 भी नहीं आ सकता, 5 आता। सुधार लेना। इसका जो HCF आएगा वो क्या आएगा? 5 आना चाहिए। अब देखो प्रूफ कैसे करेंगे, 3 4 उठा लेता हूं या डिफरेंस उठा लेता हूं। जैसे मैंने यहां उठाया 910 और 325। जब ऐसे सवाल हो करना कैसे, इनका क्या निकालो? डिफरेंस। इनका डिफरेंस कितना है? 10 में से 5 गया 5, 10 में से 2 गया 8, और यहां आ जाएगा क्या? 8, 8 में से 3 गया 5। इस 525 के फैक्टर निकालो। क्या निकालो? फैक्टर। क्या होंगे? तो आपको पता है ये 5 से अगर काटोगे तो 5 इंटू 5 कम 5, 5 कम 5 और 5 7 35, और 117 के क्या हो सकते हैं? 13 इंटू 9, 13 में 117 और 5। देखो इस पे फैक्टर मिलेंगे आपको जो HCF हो सकते हैं। अगर ये ऑप्शन दिया उसके हिसाब से केवल 5 इस पे मिला है जो 5 इसको काट रहा है, 5 के अलावा कोई भी नंबर इसके मल्टीपल में है नहीं डिफरेंस के, तो HCF क्या होगा? 5 ही होगा। ऑप्शन यहाँ गलत दिए हुए हैं, आंसर क्या है इसका? 5 है, ठीक है। नेक्स्ट, आज की ये सवाल यहीं पे खत्म होते हैं और आज की क्लास को यहीं बाइंड अप करते हैं। आपको अगर हमारा चैनल अच्छा लगता है या ऐसे ही वीडियो अगर आप एक्सपेक्ट करते हैं तो भाई चैनल को लाइक तो कर ही देना, ठीक है ना? वीडियो को लाइक करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये हम क्लास के पहले कभी नहीं बोलते, लेकिन क्लास के बाद इसलिए बोलते हैं क्योंकि आप के लिए अगर हम थोड़ी बहुत मेहनत कर रहे हैं तो आप भी रिवर्ट फॉर्म में कुछ तो प्रोवाइड कीजिए हमें। हमारे चैनल को शेयर करिए दोस्तों तक, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है ना? और ये हमारे कुछ ऑफलाइन बैच चलते हैं, आप इन बैच के लिए जैसे SSC का भी फाउंडेशन बैच स्टार्ट हुआ है, लेटेस्ट बैच, ठीक है ना? उसको ज्वाइन कर सकते हैं। 1 जुलाई से ये बैच स्टार्ट हुआ है ऑफलाइन। बाकी आपको ऐसी क्लासेस के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक यू सो मच, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।